हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हमारा जो है आरएसी में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और पहले चैप्टर में हमारा टॉपिक जो है आज का है वो है मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन है, जो हमारा प्रशीतन है, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियों द्वारा हम लोग प्रशीतन करते हैं। तो ये आएगा लिखने के लिए मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में लिखिए। तो कई सारी विधियां हैं, तो कम से कम 2-3 विधि आपको याद रहे जिससे आप एग्जाम में उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो कुछ विधियाँ दी हुई हैं, इसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं। बहुत आसान है, आप लोगों को अपनी भाषा में बना करके लिखना है, न कि बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ना। थियोरेटिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकली रहता तो मैं जो है लिख करके करवाता। थियोरेटिकल पोर्शन इस नाते जो है मैं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन की अगर हम लोग बात करें, प्रशीतन की विधियों की बात करें, तो प्रशीतन की विधियां निम्न प्रकार की हैं। पहला आपका है नेचुरल रेफ्रिजरेशन। नेचुरल रेफ्रिजरेशन में होता क्या है, यहाँ डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे है क्या, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, जैसे आपका फ्रिज होता है सेम उसी तरीके से है। देखिए यहाँ पे डोर वगैरह सब लगा हुआ है, इसका डोर है, एक तरीके से बंद कर देंगे। अब होगा क्या, इसमें क्या है, इसमें जो है रैक बना हुआ है, मतलब ये ओपन टाइप का है, ये साइड साइड से ओपन टाइप का है। इसमें रैक बना हुआ है, ओपन टाइप के इस प्रकार का है कि खाद्य पदार्थ न बाहर निकलने पाए, मतलब कह सकते हैं कि जिसे एयर पास हो, इस प्रकार से ये है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे रैक बने हुए हैं, बहुत सारे रैक, जैसे अलमारी होता है उसे रैक बने हुए हैं। इसमें क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को स्टोरेज स्थान है। मतलब इसमें क्या होता है, कोई भी खाद्य पदार्थ को हम लोग रख देंगे, खाने पीने की वस्तुओं को रख देंगे। और ऊपर क्या, ऊपर आपका बर्फ रखा हुआ, ऊपर इसके सबसे टॉप पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे बर्फ रखा हुआ है। देखेंगे यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये आइस रखा हुआ है। अब होगा क्या, जो हवा है, हवा अगर ठंडी होगी तो उसका टेम्परेचर, उसका एक तरीके से वेट बढ़ेगा, वो नीचे की ठंडी हवा नीचे की ओर जाती है क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। तो होगा क्या, जो एयर इसके संपर्क में आएगी वो ठंडी होकर के किधर जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। जब नीचे की ओर जाएगी, जो भी खाद्य पदार्थ इसके अंदर रखे हुए हैं उसको क्या करेगा, जब खाद्य पदार्थ ठंडी हवा के संपर्क में आएगा तो अपनी उष्मा क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा ठंडी हवा को। तो ठंडी हवा गर्म होकर के फिर कहाँ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर गर्म हवा बर्फ के संपर्क में आएगी, फिर वो ठंडी होगी, फिर वो नीचे आएगी। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, ये हवा ठंडी होकर के इधर आ रही है, ठंडी होकर के इधर आ रही है, खाद्य पदार्थों को ठंडा कर रही है, फिर गर्म होकर किधर जा रही है, गर्म होकर के ऊपर जा रही है। फिर ये क्या होगी, फिर बर्फ के संपर्क में आएगी। यही साइकिल आपका चलता रहेगा और कुछ समय बाद आपका जो खाद्य पदार्थ है वो काफ़ी ठंडा हो जाएगा। तो लोग क्या लिखा हुआ है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, आपको मैटर समझ में आ गया होगा। आप डायग्राम वगैरह बनाएंगे ना, इसको जो है एग्जाम में डायग्राम भी तो बनाना पड़ेगा। एग्जाम में आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तो ड्राइंग वगैरह थोड़ा सा आना चाहिए आपको, ड्राइंग वगैरह थोड़ा सा आना चाहिए आपको। जैसे अगर इसमें रैक बनाना हो तो इसमें ऐसे रैक बना सकते हैं, रफली डायग्राम आप बनाएंगे। आप पूरा थोड़ी ना बना सकते हैं, पूरा आप जो है एकदम हूबहू नहीं ना बना पाएंगे। ये आपका रफली डायग्राम हो गया। यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में रख दीजिए बर्फ, इसमें क्या रख दीजिए, इसमें रख दीजिए बर्फ, इसमें रख दीजिए बर्फ, इसमें से दिखा दीजिए आइस है ये। अब क्या हो रही है, यहाँ से ठंडी हवा क्या कर रही है, यहाँ पे कोल्ड एयर आ रही है। कौन सी एयर है, कोल्ड एयर है। फिर यहाँ से जो निकल रही है, ये क्या है, ये हॉट एयर है। ये क्या है, हॉट एयर है। और यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, यहाँ पे खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं, खाने पीने वाली वस्तु रखी हुई हैं। तो एक रफली डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। रफली डायग्राम बनाने का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हूबहू ऐसे उतारना छापना नहीं है। यहाँ पे ये पैर दिखा सकते हैं, यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, ऐसे पैर दिखा सकते हैं। आपका हो गया एक रफली डायग्राम। मतलब आपको अपनी बातों को समझाना है, तो एकदम जो है हूबहू डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, रफली आप डायग्राम बना लीजिए जिससे अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पाए। अब देखिए, यह विधि पुराने समय में काम में लाई जाती थी, बहुत से प्रशीतन कार्यों में आजकल भी काम में लाई जाती है। जैसे प्राकृतिक बर्फ शीतलन उत्पन्न करने के लिए काम में लाई जाती है। आजकल कृत्रिम में बर्फ बनाई जाती है, मतलब आर्टिफिशियल रूप से बर्फ बनाया जाता है। चित्र में एक बर्फ प्रशीतन आइस रेफ्रिजरेशन दिखाया गया, जो हम बता रहे हैं आइस रेफ्रिजरेशन। एक बर्फ रेफ्रिजरेशन दिखाया गया, आइस रेफ्रिजरेशन का ही एक क्या है, एग्जाम्पल है। ये आइस रेफ्रिजरेशन का ही क्या है, एग्जाम्पल है। इसमें एक इंसुलेटेड कक्ष होता है, ये एक तरीके से ये कक्ष है, ये यही क्या है, जो आपका अलमारी की तरह दिख रहा है, यही को बोलेंगे इंसुलेटेड कक्ष है। जिसमें ऊपर एक ट्रे या टैंक होता है, ऊपर एक ट्रे रखा हुआ है या टैंक है, इसमें बर्फ के टुकड़े या ब्लॉक रखते हैं। और खाद्य पदार्थों में विभिन्न वस्तुओं की स्टोरेज के लिए इसके नीचे सेल्फ बने होते हैं। सेल्फ मतलब ये रैक बना होता है। और वायु बर्फ से
बर्फ वाग से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार शेल्फ में रखी वस्तुएं ठंडी हो जाती हैं और कम घनत्व वाली गर्म वायु ऊपर की ओर जाती है तथा बर्फ कक्ष में प्रवेश करती है। इस प्रकार फिर से ठंडी होकर नीचे की ओर प्रवाहित होती है। मतलब एक बार ठंडी होकर के आई, फिर गर्म होकर ऊपर गई, फिर बर्फ के संपर्क में आकर के ठंडी होकर के नीचे आ गई। फिर कक्ष तथा शेल्फ के अंदर के भाग अधिक आर्द्रता पर रखे जाते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ व वस्तुएं सूखती नहीं। मतलब इसके अंदर जो वस्तुएं रखी जाएंगी उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होगी तो उसके रस को निचोड़ लेगा। अभी फ्रिज में अगर आप वैसे ओपनली सब्जी वगैरह को रख देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें जो रस होगा, जो पानी होगा ना, उसको खींच लेगा। वैसे ही फ्रिज के अंदर रखा रखा भी आपका सूख जाएगा। इस नाते फ्रिज वगैरह में कभी भी अगर आप हरी सब्जी वगैरह रखें तो उसको एयर टाइट पैकिंग रखिए। मान लीजिए कोई बॉक्स टाइप का है, उसको प्लास्टिक के अंदर बंद करके अगर रखेंगे सब्जी को तो सूखेगा भी नहीं और ताज़ा बना रहेगा। धनिया का पत्ता है वैसे फ्रिज में रख दिए सूख जाएगा, पॉलीथीन में बांध करके उसको रखिए, एयर टाइट बना के रखिए तो सूखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी नमी को भी निचोड़ लेता है। इस वजह से इसके अंदर जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें अतिरिक्त नमी के साथ रखा जाता है, जिससे उसके पानी को सोखे तो हमारी खाने पीने वाली जो वस्तुएं सूखने न पाए। वही कहा कि कच्चे व शेल्फ के अंदर के भाग अधिक आर्द्रता पर रखे, अधिक आर्द्रता मतलब अधिक ह्यूमिडिटी के साथ रखे जाते हैं, मतलब उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जिससे खाद्य पदार्थ व वस्तुएं सूखती नहीं है। इसमें 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान प्राप्त किया जा सकता है। इससे हम लोग 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त कर सकते हैं। जब 0 डिग्री सेल्सियस या कम तापमान पर प्राप्त करना होता है तो बर्फ के साथ लवण मिला जाते हैं। बर्फ के साथ लवण मिलाया जाएगा। लवण क्या करेगा? बर्फ को जल्दी पिघलाएगा, और जल्दी क्या करेगा? पिघलाएगा। तो वो जो है एक तरीके की जो अवस्था परिवर्तन होगी उस दौरान जो ये तेजी से ठंडा होगा। जो लवण मिलाया जाएगा तो ये क्या होगा, जो खाने पीने की वस्तुएं तेजी से ठंडा होंगी। इससे कच्छ पिघलने की दर बढ़ जाती है, इससे बर्फ पिघलने की दर बढ़ जाती है। जब हम नमक मिलाएंगे या लवण कोई भी बेस मिलाएंगे तो इसकी क्या होगा, बर्फ की पिघलने की दर बढ़ जाएगी। बर्फ की पिघलने की दर बढ़ जाएगी तो वो तेजी से यहाँ से क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर करेगा बर्फ अपने अंदर। फलस्वरूप अधिक ऊष्मा अवशोषित होती है। इस विधि को सीधी डायरेक्ट कांटेक्ट रेफ्रिजरेशन कहते हैं। जहाँ पर शीतलन लोड अधिक होता है वहाँ इनडायरेक्ट विधि अपनाई जाती है। इसमें बर्फ स्टोरेज स्थान से अलग रहती है तथा शीतलन एक माध्यम नमक के घोल के परिसंचरण द्वारा किया जाता है। मतलब इसके बारे में और थोड़ा सा अधिक बताया हुआ है, तो आपको बस सिंपली इसके बारे में फिगर बना करके इसके बारे में लिख देना। बहुत ज़्यादा बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी उस पर हम ज़्यादा टाइम देंगे, उसको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अगला आपका है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। क्या है अगला? मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन की अगर हम लोग बात करें, हाँ, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन है जो आपका एक तरीके से घर का फ्रिज होता है ना, वो एक तरीके से मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन कह सकते हैं। घर का फ्रिज जो घरेलू डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें क्या होता है, 4 डिवाइसेज लगी होती हैं। क्या लगी होती है? 4 डिवाइसेज लगी होती हैं। एक आपका कंप्रेसर हो गया, एक आपका हो गया कंडेंसर हो गया, एक आपका हो गया इवोपरेटर हो गया। देखिए 4 डिवाइसेज लगी होती हैं मोटर द्वारा। ये संपीडक आपका हो गया, कंप्रेसर हो गया, ये क्या हो गया, ये कंडेंसर हो गया, ये आपका है, ये आपका इवोपरेटर हो गया, और एक होता है थ्रॉटल वाल्व कह सकते हैं, या जो है कैपिलरी ट्यूब लगा होता है, थ्रॉटल वाल्व बोल सकते हैं। वो आपका डोमेस्टिक में होता है। ये आपका एग्जैक्ट डोमेस्टिक नहीं है, मतलब इन्हीं सब चीज़ों को सुधार करके आपका डोमेस्टिक वाला बना हुआ है। प्रशीतन टैंक है, यहाँ पे कोई लिक्विड वगैरह यूज हो रहा है, लेकिन जो आपके घरों में यूज होता है उसमें गैस यूज होता है रेफ्रिजरेंट के रूप में। तो इसको समझते हैं क्या है ये चीज़। देखिए जो इवोपरेटर होता है ना, इवोपरेटर जो होता है ना, ये सबसे ठंडा वाला पार्ट होता है। ये सबसे ठंडा वाला पार्ट होता है। देखेंगे आपके फ्रिज में सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स बना होता है, सबसे ऊपर वाला बॉक्स, उसमें क्या होता है, उसी में इवोपरेटर लगा होता है। कभी आप हाथ लगा के देखेंगे तो रफ रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा आइस जमी रहती है। इवोपरेटर से ही क्या होता है, वहीं से आपका हीट एक्सट्रैक्ट होता है, और वो हीट इवोपरेटर से हीट एक्सट्रैक्ट होगा एक तरीके से, वो जाएगा आपका किस में जाएगा, कंप्रेसर में जाएगा। मतलब ये रेफ्रिजरेंट, इसके अंदर क्या होता है, एक रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। क्या करता है? जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में अच्छे से समझाएंगे। रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। फिर ये जो आता है, ये गैसियस फेज में रहता है। किस फेज में रहता है? गैसियस फेज में। पूरी साइकिल पढ़ाएंगे, गैसियस फेज में रहता है। फिर इसको क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे। इसको क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे।
ये कंप्रेस करेंगे तो गैस किस में बदलेगा, एक तरीके से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। कंप्रेसर क्या करता है, गैस का प्रेशर बढ़ाता है, पंप क्या करता है, लिक्विड का प्रेशर बढ़ाता है। पंप और कंप्रेसर का काम, दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन कंप्रेसर हम लोग गैसियस फेज के लिए यूज करते हैं, और ये हम लोग जो है कंडेंसर जो है, सॉरी पंप जो है लिक्विड फेज के लिए यूज करते हैं। तो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट जा रहा है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट गया, वही रेफ्रिजरेंट क्या किया, ये जो हमारा कंटेनर बना हुआ है इसके अंदर जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसके हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। ये लिक्विड फेज में था पहले, यहाँ से देख लीजिए लिक्विड फेज में आ रहा है, ये किस फेज में आ रहा है, ये लिक्विड है, लिक्विड फेज में आ रहा था। इसके जब खाद्य पदार्थ की उष्मा को जो अवशोषित करेगा तो क्या होगा, गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि किसी भी लिक्विड को अगर हम हीट देंगे, मतलब उष्मा देंगे, तो किस फेज में जाएगा, आपका लिक्विड से गैसियस में ही जाएगा, हीट देने पे गैसियस फेज में जाएगा, यानी कि वो खाद्य पदार्थ की उष्मा को एब्जॉर्ब करके गैसियस फेज में कन्वर्ट होता है। फिर हो जाता है कंप्रेसर में, कंप्रेसर क्या करता है, उसके प्रेशर को बढ़ाता है, उसको कंप्रेस करता है, तो इस लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है। फिर वो क्या करेगा, वो कंडेंसर के माध्यम से क्या होता है, जो हीट होता है, वो हीट जो होता है वो कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। आप लोग देखे होंगे कहीं पे भी, आप लोग जहाँ पे भी, आप बहुत लोग घरों में भी एसी यूज होता होगा, या किसी बैंक में या किसी ऑफिस में जाकर के आप देखेंगे, किसी बैंक या किसी ऑफिस में आप जाकर के देखेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक पंखा लगा होता है, चलता रहता है, तो वही क्या होता है, वही कंडेंसर पार्ट होता है। तो इसके क्वाइल पे जब एयर का फ्लो जाएगा तो क्या करेगा, हीट जो है एटमॉस्फेयर में जाएगा, आपका हीट कहाँ जाएगा, आपका हीट आपका एटमॉस्फेयर में जाएगा। फिर वो क्या होगा, जब इससे हीट निकलेगा, पहले तो ये कंप्रेस होकर लिक्विड हो रहा था, फिर उससे और उष्मा ले लिया जाए, कोई चीज और उष्मा ले लिया जाए तो क्या होगा, वो और ठंडा होगा, ठंडा होकर के किस में आ जाएगा, लिक्विड फेज में आ जाएगा। किस फेज में आ जाएगा, लिक्विड फेज में आ जाएगा। वो आ जाएगा ये इसमें प्रशीतन टैंक में, रेफ्रिजरेटर टैंक है। फिर यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से रेफ्रिजरेंट लिक्विड फेज में कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा आपका किस में जाएगा, फिर आपका जाएगा इवोपरेटर में जाएगा, फिर इवोपरेटर में जाएगा, फिर वहां पे जो खाद्य पदार्थ रखी रहेंगी, फिर उसकी उष्मा को अवशोषित करेगा, फिर किस में कन्वर्ट होगा, फिर आपका गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा। फिर वो गैस किस में जाएगा, कंप्रेसर में जाएगा, उसका फिर प्रेशर बढ़ेगा, फिर क्या होगा, यहाँ से कंडेंसर के माध्यम से क्या होगा, हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट होगा, फिर वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होकर के कहाँ आएगा, रेफ्रिजरेशन टैंक में आएगा। तो यही प्रोसेस आपका क्या होता रहेगा, यही प्रोसेस आपका बारी बारी से चलता रहेगा, यही प्रेशर बारी बारी से चलता रहेगा। यहाँ पे प्रशीतक नियंत्रण लगा है, मतलब कंट्रोल रहेगा, एक रेगुलेटर वगैरह रहेगा, जिसके माध्यम से हम लोग उसके रेट को, रेफ्रिजरेशन रेट वगैरह को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रशीतित तापमान जो है 16 डिग्री सेल्सियस है। कक्ष का, ये जो जिस कमरे में ये रखा हुआ है, किसी कमरे में रखा हुआ होगा, रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके जो खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं उसका टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया है। धीरे धीरे कम होते होते और कम हो जाता है। तो ये डोमेस्टिक एग्जैक्ट नहीं है, डोमेस्टिक भी इसी को कुछ सुधार करके बनाया गया है। आगे हम लोग डोमेस्टिक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग फ्रिज और एसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे, टेक्निकली क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करता है हमारा, कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं, रेटिंग क्या होता है। जैसे आप लोग फ्रिज खरीदते होंगे या एसी खरीदते होंगे, उसमें रेटिंग होता है 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। रेटिंग का क्या मतलब होता है, रेटिंग का क्या फ़र्क पड़ता है हमारे यूजेज पे, वो सारी चीज़ें जान लेंगे तो कभी भी आपको फ्रिज एसी जो खरीदना रहेगा ना, तो आप रेटिंग वगैरह का ध्यान देंगे कि रेटिंग ज़्यादा लेने से या कम लेने से क्या नुकसान होता है, ज़्यादा रेटिंग वाली डिवाइस लेने से या कम रेटिंग वाली डिवाइस लेने से क्या नुकसान होता है। तो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका संबंध उस शीतलन कूलिंग इफेक्ट से है जो किसी मशीन या आंतरिक विधि के द्वारा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसर को चलाने के लिए क्या, मोटर चालित संपीड़की किसी मोटर से चलेगा, इसको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। इसके कंप्रेसर को चलाने के लिए क्या चाहिए, जैसे आपका पंप चलता है, घरों में सबके पंप लगा होता है, जो पानी को चढ़ाता है टंकी में ले जाता है, वैसे ही क्या होगा, कंप्रेसर होगा। पानी पानी वो क्या करता है, मोटर एक तरीके से पानी के प्रेशर को बढ़ा करके हाई प्रेशर पे ले जाता है, तभी ऊपर तक जाता है। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थोड़ी नहीं जाएगा। वैसे ही ये भी क्या करता है, ये भी आपका प्रेशर को बढ़ाता है। तो उसको चलाने के लिए आपका एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, पंप को चलाने के लिए जो घर में होता है, वैसे ही कंप्रेसर जो इसको भी चलाने के लिए क्या होगा, एक मोटर लगा रहेगा। जो स्थान मतलब कक्ष ठंडा किया जाता है वहां से उष्मा को शोषण, अच्छा हाँ, ये जो किसी मशीन या आंतरिक विधि के द्वारा उत्पन्न होता है, यांत्रिक परिस्थिति में जो स्थान अथवा कक्ष ठंडा किया जाता है वहां से उष्मा को शोषण वाष्पीकृत इवोपरेटर कॉइल द्वारा, यहाँ पे क्या है, ये इवोपरेटर कॉइल है, ये क्या है, इवोपरेटर कॉइल है या वाष्पित्र, इसको बोलते हैं हिंदी में वाष्पित्र कहते हैं।
में उपस्थित प्रशीतक द्वारा, इसमें क्या एक रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, हमने बताया था ना एक रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, उपस्थित प्रशीतक द्वारा किया जाता है तथा उस शोषित ऊष्मा का कंडेंसर में निराकरण होता है। एक प्रारंभिक यांत्रिक प्रशीतन की रचना वह कार्य विधि चित्र में दिखाई गई है। चित्र में नीचे इसकी रचना दिखाई गई है, जिसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसी को अपनी बातों में बना करके लिखना रहेगा, अपनी बातों में मतलब अपनी भाषा में बना करके लिखना रहेगा आपको। रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगला आपका है शीतक के तापमान में वृद्धि करके। मान लीजिए कोई चीज गर्म चीज है, मान लीजिए आप घरों में दूध ही गर्म करते हैं, अचानक से आपको ठंडा करके पीना रहे कि मतलब जल्दी है हमको पी करके जाना, तो क्या करते हैं, मान लीजिए दूध किसी गिलास में आपकी मम्मी दी, दूध गर्मा गर्म पी लो, लेकिन आपका फ्रेंड बुला रहा है, फोन आ रहा है, जल्दी निकलना है, लेकिन मम्मी कह रहे नहीं दूध पी के जाना है, बिना दूध पिए नहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे। क्या करते थे हम लोग, एक भगोना लेते हैं, भगोने में पानी डालते हैं, पानी का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, दूध का टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि दूध उबल रहा था। अब इसको क्या करेंगे, इसमें डिप करेंगे, गिलास को इसमें रखेंगे, तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो गिलास में जो दूध रखा है वो अपने यहाँ हीट किसको देगा, अपना हीट देगा पानी को, यानी यहाँ पे क्या होगा, मिल्क का टेम्परेचर जो होगा वो घट जाएगा और वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। वही चीज आपका है क्या, राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलेंट, कूलेंट के तापमान में वृद्धि करके, यानी कि पानी यहाँ पे कूलेंट का जो भाई जो ठंडा रहेगा वो कूलेंट का काम करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो दूध को इसमें रखा तो पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, दूध का टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया, तो पानी यहाँ पे कूलेंट की तरह काम कर रहा था। तो कूलेंट के तापमान में वृद्धि करके हम लोग भी क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस अपनाते हैं। इस वाले एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। तो किसी वस्तु के शीतलन की एक विधि है जिसमें वस्तु को उसके अपेक्षाकृत अधिक ठंडे पदार्थ के संपर्क में लाया जाए, जिससे शीतक कहा जाता है। उदाहरण के लिए भवन में अध्यावासी डॉक्यूमेंट्स व वस्तुओं के शीतलन के लिए निम्न तापमान की वायु भेजी जाती है। डेयरी में दूध को ठंडे पानी के तापमान में वृद्धि करके ठंडा किया जा सकता है, और दूध भी शीतक ठोस भी शीतक का कार्य कर सकते हैं। हमने जो एग्जाम्पल बताया ना, उसी एग्जाम्पल को आप बना करके अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इतना ये बुक का लैंग्वेज आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन समझे रहेंगे तभी कर पाएंगे। जैसे शीतक के द्वारा हटाई गई उष्मा किलो कैलोरी पर आवर में दिया है, किलो कैलोरी पर किलो जूल पर आवर में दिया हुआ। क्यू बराबर क्या होता है, mcp/dt, जो हीट ट्रांसफर का फार्मूला होता है। डेल क्यू किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे mcp/dt होता है। dt का मतलब T2 माइनस T1, mcp/T2 माइनस T1। जो बच्चे पढ़ रहे हैं आरएसी, जिनको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में ज्ञान नहीं है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, उसका पीवी डायग्राम कैसा होता है, टीएच डायग्राम क्या होता है, उसकी फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, हीट ट्रांसफर का, चेंज इन एंट्रोपी का, आपका वर्क डन का क्या फार्मूला होता है, अगर ये चीज़ें नहीं पता हैं तो आप मुझको मैसेज करिएगा। मैसेज किस पे करना है, टेलीग्राम पे। किस पे करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पहले टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पॉलिटेक्निक पाठशाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक पाठशाला पाठशाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल। ये आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, ग्रुप मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी क्वेरी आपकी मैकेनिकल से रिलेटेड है यहाँ पे पूछेंगे, तो आपकी क्वेरी का सोल्यूशन किया जाएगा। तो हम आपको वो वीडियो जो है ना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वाला, वो पेड वीडियो था पहले, तो वो वीडियो जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वो एक चैप्टर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वाला अगर पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। नहीं तो भी बहुत सारे वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ेंगे और बहुत सारी साइकिल पढ़ेंगे यहाँ पे, तो समझने में वहाँ पे पीवी और टीएस डायग्राम दिक्कत होगी। वो वीडियो देखे रहेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, रटनी नहीं पड़ेंगी। जैसे अभी पीछे हमने रिवर्स करनाट साइकिल पढ़ा, बहुत लोगों को हवा नहीं लगा होगा, क्यों, क्योंकि पीवी और टीएस डायग्राम उनको आता ही नहीं, किसका स्लोप कैसा होता है। आइसोट्रॉपिक का स्लोप ज़्यादा होता है कि आपका आइसोथर्मल का स्लोप ज़्यादा होता है, क्यों इसको आइसोट्रॉपिक लिख रहे हैं, क्यों इसको आइसोथर्मल लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये सारी चीज़ें आपको पीवी और टीएस डायग्राम जो हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक्स थर्मल इंजीनियरिंग में, वो जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी। तो वहाँ पे वही उसी का डिटेल लिखा हुआ, क्यों शीतक के द्वारा हटाई गई उष्मा
इसका वैल्यू ये हो जाएगा। एम क्या, मात्रा प्रवाह की दर, मास फ्लो रेट है। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। टी वन क्या है, शीतक के तापमान में वृद्धि है भाई। मान लीजिए आपका जो वाटर था, वाटर का तापमान जो था T1 था, और जो आपका मिल्क था उसका टेम्परेचर कितना था, T2 था। तो कितना टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, T2 माइनस T1 के बराबर। इतना इतना क्या होगा, इतना टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। तो उससे हमारा पता चलेगा कितना हमारा पानी गर्म हुआ, या जितना मतलब हीट देगा मिल्क, उतना हीट आपका क्या लेगा, वाटर लेगा। अगला है चेंज इन फेज, अवस्था परिवर्तन करके। अवस्था परिवर्तन करके, जैसे हम लोग पहले वाले में पढ़े हैं कि बर्फ में हमने लवण मिला दिया तो पिघलने की दर बढ़ गई। तो अगर कोई चीज़ है ठोस है, अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कैसे होगा, कहीं से उसको हीट मिलेगा। अगर कहीं से हीट मिलेगा यानी कि कोई वस्तु हीट दे रहा है, तभी आपका क्या हो रहा है, वो पिघल रहा है। तो एक हीट देगा, दूसरा हीट लेगा। तो जो हीट देगा वो ठंडा होगा, और जो हीट लेगा वो क्या होगा, गर्म होगा। जो हीट लेगा वो क्या होगा, कूलेंट होगा। तो उसका क्या हो जाएगा, अवस्था परिवर्तित हो जाएगा एक तरीके से। अवस्था में परिवर्तन करके जैसे होता क्या है, इसमें आप सिंपली समझ सकते हैं। जैसे एक देश से दूसरे देश तक हम लोग खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मछली, मत्स्य उद्योग जो है, जो कि फिश इंडस्ट्री है कह सकते हैं, जहाँ समुद्रों से हम मछलियाँ पकड़ते हैं। आप लोग देखते होंगे समुद्र में बहुत दूर दूर निकल जाते हैं मछुआरे मछली मारने के लिए, और दूसरे देश के क्षेत्र में घुस जाते हैं, वहाँ के लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो मत्स्य उद्योग बहुत बड़ा है। तो इसमें होता क्या है, और ट्रांसपोर्टेशन होता है। मान लीजिए भारत में बहुत ज़्यादा मछली का पालन होता है, मछलियाँ पैदा होती हैं एक तरीके से, कैसे समुद्र से जो निकालते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। आप लोग हॉलीवुड वगैरह मूवी में देखे होंगे कि शॉपिंग मॉल वगैरह में फ्रीज करके मीट हो गया, मछली हो गया, काफ़ी दिन तक स्टोर करके रखते हैं, और क्विकली उसको कुक करके उसको खाते हैं लोग। जो ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या होगा, पानी के जहाज से ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको 5-6 महीने तक क्या होगा, वो मतलब पता चलेगा 3 महीना 4 महीना तक वो जो है ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है। तो 3-4 महीना तक मछली मर करके खराब हो जाएगी। तो क्या करेंगे, उनको क्या करें, रेफ्रिजरेटर के माध्यम से या उसको ठंडा करके रखेंगे। तो उसमें होगा क्या, अगर हम लोग बर्फ़ वाला, जो पानी वाला बर्फ़ है, इसके माध्यम से ले जाए, तो जब बर्फ़ पिघलेगी ना, जैसे मार्केट में मछलियाँ बिकती हैं बर्फ़ वाले में रहती है, पानी वाले बर्फ़ में रखते हैं, तो क्या, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो मछली पिली हो जाती है। तो बहुत देखे होंगे सड़ी हुई मछलियाँ बेच देते हैं। तो होता है ऐसा। लेकिन एक आप लोग वो पढ़े होंगे ड्राई आइस, क्या पढ़े हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस को हम लोग बोलते हैं शुष्क बर्फ। अब इसमें क्या होता है ना, ये सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट नहीं होता, सीधे सॉलिड से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, सॉलिड से गैसियस फेज में कन्वर्ट, सब्लिमेशन प्रोसेस हो जाता है एक तरीके से। सॉलिड से सीधे आपका गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्ध्वपातन जिसे आप लोग कहते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम होता है यहाँ पे एक तरीके से। तो होता क्या, जब इसमें हम किसी वस्तु को रखेंगे तो ये क्या होगा, वो गैस बन के उड़ जाएगा, तो हमारा वो जो है उसको गीला नहीं कर पाएगा, मछलियों को क्या कर पाएगा, गीला नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, लंबे समय तक जो है आपकी वो खराब नहीं होंगी। तो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ये इन सब चीज़ों का, खाद्य पदार्थों का, जहाँ 3-4 महीने तक आपका ट्रांसपोर्ट होने में ही टाइम लग जाता है, वहाँ पे इसका यूज हम लोग करते हैं, ड्राई आइस का यूज करते हैं। जी, इसमें रखे रहेंगे मछलियों को, तो होगा कि आप समझ करके अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा, बुक वाला लैंग्वेज फॉलो मत करिएगा, हम ये कह रहे हैं आपसे। तो होगा क्या, जब हम एक देश से दूसरे देश को मछलियों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट करने में 3 से 4 महीने का समय लग जाता है, बहुत दूर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो उस दौरान होता क्या, मछलियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ड्राई आइस के अंदर रखा जाता है, जिससे हमारी वो क्या रहे, सुरक्षित रहें, खराब नहीं होने पाए। अब इसमें होता क्या है कि मछलियों की उष्मा को, जो भी मछलियां रहेंगी समुद्र से निकल रही हैं 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस रहेंगी, मछलियों की उष्मा को एब्जॉर्ब करके ड्राई आइस जो है गैसियस फेज में कन्वर्ट होकर के उड़ जाता है, और अपनी जो वो गैसेस फेज में क्यों कन्वर्ट होगी, क्योंकि मछली की उष्मा को उसने लिया। इस प्रकार से मछलियां हमारी क्या रहती हैं, ठंडी बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अवस्था में परिवर्तन करके भी पदार्थों को हम लोग जो है ठंडा या रेफ्रिजरेंट वाला काम कर लेते हैं। यहाँ पे उसी चीज को कोई और एग्जाम्पल लेके समझाया होगा, बस यही है। ठोस से द्रव, द्रव से वाष्प या ठोस से वाष्प में अवस्था परिवर्तन के लिए एक कूलेंट की उष्मा की आवश्यकता को प्रशीतन उपयोग में लाया जाता है। ठोस से द्रव की अवस्था परिवर्तन को गलन कहा जाता है। मतलब बर्फ में, जैसे मछली बाजार में बेच रहे हैं ना, यहाँ पे ज्यादा नदी से ले आए, मार करके बाजार में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आध दिन का काम है तो बर्फ में रख करके बेच लेते हैं। लेकिन जहाँ 6-6 महीना रहेगा, वहाँ इस वाले बर्फ में नहीं, वहाँ ड्राई आइस में रखेंगे। तो यहाँ पे भी ये भी जो आपका जो मछली मार्केट में बेच रहे हैं, वो भी क्या है,
वो भी आपका जो है चेंज इन फेज ही है, वो भी चेंज इन फेज है। या शादी ब्याह में हमने बताया था ना कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह को ठंडा रखने के लिए जो है क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह को ठंडा करने के लिए एक ड्रम में कोल्ड ड्रिंक रख करके बर्फ की सिल्ली डाल देते हैं। बर्फ की सिल्ली क्या होती है, पिघलती है धीरे धीरे, और कोल्ड ड्रिंक आपका क्या होता है, ठंडा होता है। तो वो वाला भी एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। को गलन कहा जाता है तथा वह शीतक द्वारा अवशोषित उष्मा की को गलन की उष्मा हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया का सर्वपरिचित उदाहरण बर्फ का पिघलना है। बताया ना बर्फ का पिघलना, मछली वाला जो एग्जाम्पल बताया। द्रव से वाष्प में अवस्था में परिवर्तन को वाष्पन कहा जा सकता है तथा शीतक द्वारा अवशोषित उष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहा जाता है। यह प्रक्रिया प्रशीतन में अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। यह वाष्प संपीड़न चक्र वेपर कंप्रेसर साइकिल में उपयुक्त होती है। चलिए ये बुक की भाषा हो गई, ये बुक की भाषा है। यहाँ पे देखिए बर्फ वाला दिया है, ठोस सीधे वाष्प में अवस्था परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन व अवशोषित उष्मा को ऊर्ध्वपातन की उष्मा हीट सब्लिमेशन कहा जाता है। इसका मुख्य गुण यह है कि यह ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना अवस्था परिवर्तित हो जाता है। ठोस बर्फ इसका उदाहरण है, मतलब ठोस से द्रव में गुजरे बिना। जैसे आपका बर्फ है, बर्फ को पिघल हीट देंगे, पहले पानी बदलेगा फिर गैस बदलेगा। लेकिन ड्राई आइस क्या होता है, उसको हीट मिलेगा और वो सीधे क्या होगा, वो सीधे गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे, मूवी वगैरह में देखे होंगे क्या होता है जब शूटिंग होता है, खास करके ये भक्ति सीरियल वगैरह का, जहाँ स्वर्ग दिखाया जाता है, इंद्र का सिंहासन दिखाया जाता है, वहाँ पे परियां नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं। तो देखते होंगे आप लोग बादल सा उड़ता रहता है, बादल सा उड़ता रहता है। तो वो कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, वो ड्राई आइस से मिलता है। कहाँ से मिलता है, ड्राई आइस से मिलता है वो भी। अगला है गैसों द्वारा शीतलन, कूलेंट और रेफ्रिजरेशन बाई गैसेज। इसमें क्या, गैसों द्वारा बिना परिवर्तन किए शीतलन, गैसों द्वारा बिना परिवर्तन किए शीतलन किया जा सकता है। गैसों द्वारा शीतलन दो निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा किया जा सकता है। दो निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा हम लोग गैसों द्वारा प्रशीतन कर सकते हैं। पहला क्या है, कूलिंग बाई रिवर्सिबल एक्सपेंशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। मतलब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करके, अब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन आपको पता नहीं होगा बहुत सारे बच्चों को, इसी वजह से मैंने बताया ग्रुप नोट कर लीजिए, वहाँ पे मैसेज करिएगा, हम आपको वो प्रोसेस वाला वीडियो प्रोवाइड कर लेंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। किसी बंद निकाय के लिए उष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है, या क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डी यू होता है। हमने पढ़ाया है डेल क्यू बराबर क्या होता है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है, ये होता है। हीट ट्रांसफर क्या होता है, वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। जैसे आपने सिंपली समझिए, जैसे आपने खाना खाया तो आपको हीट मिला, जब हीट आपने मिलेगा तो आप कुछ काम करेंगे, कुछ काम करेंगे। भाई खाना खाएंगे तो क्या करेंगे, हम दिन में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कुछ काम करेंगे, वर्क डन हो गया। और कुछ एनर्जी हमारे अंदर क्या रहती है, स्टोर रहती है। कुछ एनर्जी हमारे अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर रहती है। तो उसको इसी माध्यम से समझिएगा, डेल क्यू जो हमने खाना खाया वो डेल क्यू हो गया, और जो हमने कार्य किया वो डेल डब्ल्यू हो गया, और जो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर है वो क्या है, डी यू है। तो डेल क्यू बराबर होता है डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, वही लिखा हुआ क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डी यू। क्यू क्या है, प्रदत्त या निष्कासित उष्मा, डब्ल्यू क्या कार्य है, डी यू क्या है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो कूलिंग बाय रिवर्सिबल एक्सपेंशन आ रहा है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, जो है कूलिंग करते हैं। एग्जाम में कोई जरूरी नहीं इसको लिखिए, 3-4 लिख दीजिएगा बहुत है, 3 लिख देंगे बहुत है एग्जाम में, अगर आ गया लिखने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए आ गया 3 लिख देंगे बहुत है। तो क्यू बराबर क्या होगा, डब्ल्यू प्लस डी यू, ये हमने बता दिया। क्यू क्या है, निष्कासित हीट रिजेक्टेड है, ये क्या है, हीट रिजेक्टेड है। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है या वर्क है। ये क्या, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो आइसेंट रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, रूधोष प्रक्रम में आप लोग समझ पढ़े होंगे कि हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होता है। डेल क्यू क्या होता है, डेल क्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो डेल क्यू बराबर क्या था, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू था। तो डेल क्यू आपका हो गया जीरो। तो आपका क्या हो गया, डब्ल्यू जो हो गया माइनस डी हो गया। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी यू। यानी कि क्या हो गया, एक तरीके से टेम्परेचर आपके निगेटिव में चला जाएगा। तो किसी गैस का तापमान एडियाबेटिक एक्सपेंशन द्वारा घटाया जा सकता है। अतः किसी गैस के रिवर्सिबल प्रक्रिया में, रिवर्सिबल एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की अपेक्षा इरिवर्सिबल, सॉरी अप्रत्यावर्ती को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, IRREVERSIBLE, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे।
ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको पता है क्यों, क्योंकि आपने जो है थर्मोडायनामिक प्रोसेस नहीं पढ़ा होगा। तो अतः किसी गैस के इरिवर्सिबल प्रोसेस की अपेक्षा रिवर्सिबल प्रोसेस द्वारा अधिक तापमान किया जा सकता है, अधिक तापमान निम्न किया, मतलब ज़्यादा लोअर टेम्परेचर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। परंतु एक्सपेंशन मैकेनिज्म में इस नियन की कठिनाइयाँ होती हैं। इसके लिए अप्रत्यावर्ती प्रसार इरिवर्सिबल एक्सपेंशन उपकरण के प्रयोग में लाते हैं, परंतु इससे प्रशीतन की क्षमता कम हो जाती है। यह विधि वायु प्रशीतन में प्रयुक्त की जाती है। मतलब वायु, आप लोग गैस के लिए पढ़ते हैं, हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो है रिवर्सिबल प्रोसेस द्वारा जो हम लोग जो है किसी गैस के माध्यम से हम लोग जो है कूलिंग इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। कूलिंग बाय इरिवर्सिबल एक्सपेंशन एक रिवर्सिबल था, एक इरिवर्सिबल था, या थ्रॉटलिंग ऑफ गैस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस हम लोग बोलते हैं। पोरस प्लग प्रयोग के द्वारा देखा गया कि रुद्धोष्म अवरोध एक स्थिर एंथैल्पी प्रक्रिया है। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलिए, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अर्थात अवरोधन प्रक्रिया के समय एंथैल्पी स्थिर रहती है। एंथैल्पी तापमान का फलन होता है, डी एच बराबर वी होता है एम सी पी डी टी। डी एच बराबर क्या होगा, एम सी पी डी टी। उसका तापमान स्थिर रहता है, परंतु वास्तविक गैसों के अवरोधन थ्रॉटलिंग के उपरांत तापमान घट या बढ़ या स्थिर रह सकता है। स्थिर एंथैल्पी पर किसी गैस के तापमान परिवर्तन व दाब प्रेशर ड्रॉप के अनुपात को जूल थॉम्सन गुणांक कहते हैं। खैर ये सारी चीजें आपको, इसको छोड़ ही दीजिएगा एग्जाम में, थोड़ा सा टिपिकल है, आपके समझने से थोड़ा सा परे है, और यहाँ पे मेरे लिए इस वजह से समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा हमको जो है यहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा क्या, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग बचना चाह रहे हैं उससे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ लेंगे आप, तो आप खुद से इसको बना करके अपनी भाषा में लिख लेंगे। ये सब उसी के बारे में दिखाया गया है। अगला हम लोग बढ़ते हैं, कूलिंग और रेफ्रिजरेशन बाई इवेपोरेशन। ये 5 नंबर का आएगा, आपको 3-4 याद रखना है, कम से कम 3 तो याद ही रहना चाहिए। और 5 नंबर का आएगा, कितना लिखेंगे, 2 पेज लिखेंगे, 3 याद रहेगा, 2 पेज आराम से लिख लेंगे कि आपको 5 नंबर मिल जाए। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन में बिल्कुल भी एसएससी जी वगैरह में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जब किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है तो उष्मा अवशोषित होती है। जब किसी भी द्रव का हम लोग इवेपोरेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, उष्मा अवशोषित होगी। इस विधि में द्रव की वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा का उपयोग करते हैं। जिन पदार्थों का शीतलन करना उसे द्रवों के निकट इस प्रकार से रखा जाता है कि वाष्पीकरण होने से उस पदार्थ से उष्मा अवशोषित हो सके। उदाहरण के लिए यदि हम किसी उड़नशील द्रव में अंगुली डुबोएं और फिर हवा में ले जाएं तो अंगुली की खाल की सतह पर द्रव का वाष्पीकरण होने से शीतलन प्रभाव होता है। सुराही द्वारा पानी का ठंडा होना इसका एक उदाहरण है। सुराही द्वारा जो हम लोग पानी ठंडा करते हैं उसी का एक ये उदाहरण है। सुराही से क्या होता है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वहाँ से पानी क्या होता है, वेपराइज होकर के, पानी क्या तो वेपराइज होकर के एटमॉस्फेयर में जाता है। सुराही में होता क्या है, समझ लीजिए आप लोग, सुराही में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं, बहुत छोटे, मतलब पानी से चूता नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, इससे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, सुराही में पानी धीरे धीरे घटता है। क्यों, क्योंकि इससे जो पानी है, वाटर जो है, वो स्टीम बन करके या वेपर बन करके एटमॉस्फेयर में जाता रहता है। तो जो वेपर ये बनता है ना, तो वेपर बनने के लिए इसको उष्मा चाहिए, वो उष्मा इसी पानी से ही लेता है, ये पानी से ही उष्मा लेकर के ये वेपर में बदलता है। जब कुछ पानी आपका वेपराइज होकर के बाहर जाएगा तो सुराही के अंदर का जो पानी रहेगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, ठंडा होगा। कूलर भी इसी सिद्धांत पे कुछ काम करता है। कूलर जो है बरसात के मौसम में काम नहीं करेगा, क्योंकि उस मौसम में एयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो कूलर भी आपका बरसात के मौसम में काम नहीं करेगा, जब एयर ड्राई रहेगा तभी आपका कूलर काम करता है। तो सुराही से जो आपका द्रव का वाष्पीकरण होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। लिखा है ना कि वाष्पीकरण होने से शीतलन प्रभाव होता है। तो जब आपका सुराही से, इसको अपन लिख सकते हैं वाष्पीकरण द्वारा प्रशीतन। इस विधि में एक सुराही में पानी भरकर रखने से सुराही से धीरे धीरे पानी का वाष्पीकरण होता रहता है, जिससे वो सुराही का जो वाष्पीकरण हो रहा है वो सुराही के अंदर रखे पानी से उष्मा लेकर के वाष्पीकृत होती है, जिससे सुराही के अंदर का जो पानी होता है उसका तापमान जो होता है रूम टेम्परेचर से धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा सुराही के अंदर रखा पानी क्या हो जाता है,
ठंडा हो जाता है। सिंपली इस प्रकार से आपको बना करके लिखना रहेगा। अब बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखिए इस चैप्टर में 3-4 ही क्वेश्चंस हैं। पहला क्या, नेसेसिटी, आवश्यकता क्या है, नेसेसिटी रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता क्या है। दूसरा मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तीसरा एप्लीकेशन, ये जो है एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। चौथा रिवर्स करनॉट साइकिल, रिवर्स। 4 टॉपिक आपको पढ़ना है और सब परिभाषा वगैरह थोड़ी नहीं एग्जाम में आएगा। रिवर्स करनॉट साइकिल, ये 4 टॉपिक आपके हैं, मतलब जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग इस चैप्टर से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज हो। न्यूमेरिकल करने से हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल करने से आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे क्लियर होते हैं। तो वहाँ पे रिवर्स करनॉट साइकिल वगैरह ना आपको फार्मूला वगैरह सब याद हो जाएगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी। तो एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन के अनुप्रयोग क्या क्या है, कि उपयोग क्या क्या। पहला क्या, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन। जैसे घरों में हम लोग क्या करते हैं, हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर लगा रहता है, उसका क्या उपयोग होता है, जो हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं, दूध है, दही है, ये खराब ना होने पाए, सब्जी हमारी ताजी की ताजी बना रहे, जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसको मतलब लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए हम लोग जो है घरेलू प्रशीतक का यूज करते हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के प्रशीतन का उद्देश्य खाद्य व पेयजलों के लिए निम्न तापमान स्थान प्रदान करना है। इसका संबंध घरेलू प्रशीतकों व गृह होम फ्रिजेज तक सीमित है। यह प्रशीतन उद्योग का महत्वपूर्ण अंग है। घरेलू इकाइयाँ छोटे आकार की होती है, इनकी क्षमता 1/20 टन से 1/2 टन के बीच होती है। इनमें अधिकतम हर्मेटिकली सील्ड टाइप कंप्रेसर का यूज होता है। हर्मेटिकली सील्ड टाइप मतलब उसमें जो होता है लीकेज नहीं होता है लुब्रिकेंट वगैरह का। तो कंप्रेसर के बारे में आगे पढ़ेंगे। हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर में होता क्या है, एक ही डब्बे के अंदर मोटर भी होगा और कंप्रेसर भी होगा। जैसे आपका घर में पंप लगा होता है ना, उसमें 2 पार्ट होता है, एक मोटर होता है और एक पंप होता है। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो जिससे आपका क्या होता है, कंप्रेसर चलता है। जैसे आपके घर गांव में देखे होंगे, पंपिंग सेट देखे होंगे, तो उसमें 2 पार्ट होता है, डीजल इंजन और पंप। तो डीजल इंजन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, पंप को। तो पंप हमारा जो पानी को लिफ्ट करके खेतों तक पहुंचाता है ट्यूबवेल से या बोरिंग से। ऐसे ही यहाँ पे हर्मेटिकली सील्ड मतलब क्या होता है, एक ही डब्बे के अंदर दोनों बंद रहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी मैकेनिकल रोटेटरी पार्ट होंगे या रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने वाले जो भी पार्ट होंगे, उसमें क्या होगा, उसमें होगा क्या, जहां भी मूविंग पार्ट होंगे वहां पे घिसेगा मटेरियल, तो वहां पे लुब्रिकेंट की आवश्यकता पड़ेगी, लुब्रिकेंट की जो आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर ये ओपन टाइप का रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, लुब्रिकेंट वगैरह जो है उसमें मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इस वजह से हम लोग हार्मेटिकली सील्ड पूरी तरीके से ये सील होता है। कंप्रेसर और मोटर, इस वजह से इसको बोलते हैं हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर, हम लोग इसको बोलते हैं। अब 1/20 टन से 1/2 टन तक यूज में आ जाती है। इसी तरह एसी ज़्यादा बिजली का बिल लेता है, फ्रिज कम लेता है, क्योंकि फ्रिज उसका 1/20 में उससे 20 गुना कम बिजली खींचता है, उससे 18 गुना कम, 15 गुना कम, कितनी कैपेसिटी का इस पर डिपेंड करता है, उतना कम बिजली खींचेगा तो आपका क्या आएगा, बिजली का बिल कम आएगा। इसी तरह फ्रिज सबके घरों में लगा होता है, एसी सबके घरों में लगा नहीं होता है। लगवाना बड़ी बात नहीं है, एसी एक बार आदमी 35-40 हज़ार करके लगवा लेगा, लेकिन बिजली का बिल ज़्यादा कंज्यूम होगा, फ्रिज का 20 गुना ज़्यादा। अगला है कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन, मान लीजिए दुकान हो गया, जैसे आपका कोई होटल हो गया, जहाँ पे ठंडा पानी दे रहे हैं कस्टमर्स को, और भी या आइसक्रीम पार्लर हो गया जहाँ आइसक्रीम वगैरह दे रहे हैं, आइसक्रीम दे रहे हैं, तो वो सब क्या हो गया, वो सब कॉमर्शियल चीज़ें हो गई। रियल रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट, होटल, संस्थानों में स्टोर करने के लिए उपयोगीकरण है, मतलब इसको अपनी भाषा में बना के लिखना है, ये तो किताबी भाषा है। तो कमर्शियल रेफ्रिजरेशन के अंदर आइसक्रीम पार्लर, मतलब आइसक्रीम की जहाँ आइसक्रीम आपका बनता है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। जो है दुकानों में, होटलों में जो है इसका उपयोग करके हम लोग जो है खाद्य पदार्थों को या जो भी उपयोगी सामान होते हैं उसको ठंडा करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला है इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन। जैसे आपका कोल्ड स्टोरेज हो गया, क्या हो गया, कोल्ड स्टोरेज। जैसे आपका सब्जी पैदा हुआ
जैसे इस समय आलू पैदा हुआ तो उसको उसको अक्टूबर नवंबर तक ले जाना है। अगर वैसे ओपनली रखेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा उसको टेम्परेचर मिलेगा तो आँखा फेंकने लगता है, जमने लगता है और सड़ने भी लगता है। तो उसको क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, तो लंबे समय तक क्या होता है, ख़राब होने से बचा रहता है। आपके सेब वगैरह जो फल वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं वो भी, फल भी रखे जाते हैं, आपके टमाटर रखे जाते हैं, जो भी सब्जियाँ ख़राब होनी वाली होती हैं लंबे समय तक रखना रहता है, तो उसको हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रख करके लंबे समय तक उसको खाने योग्य बनाए रखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन हो गया। रटना नहीं है, बिल्कुल भी अपनी भाषा में बना करके लिखना है। हमको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हुए जा रहे हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला आपका इंडस्ट्रियल आपका हो गया, आपका इंडस्ट्रियल हो गया। अगला है मरीन एंड ट्रांसपोर्टेशन रेफ्रिजरेशन। मरीन में क्या होता है, मरीन में क्या होता है, जो समुद्री जहाजों से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैं बताया ना, मछली का एग्जाम्पल बताया कि एक देश से दूसरे देश में मछलियाँ जाती हैं। इसके उपयोग कुछ व्यवसायिक प्रशीतन में, कुछ औद्योगिक प्रशीतन के अंतर्गत आते हैं, परंतु क्षेत्र अधिक विकसित होने के कारण इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। समुद्री प्रशीतन, समुद्री जहाजों के प्रशीतन, मीट ले जाने वाली समुद्री नौकाओं व विकार वस्तुओं को ले जाने वाली नौकाओं को के प्रशीतन संबंधित है। परिवहन प्रशीतन उस प्रशीतन साज सज्जा से संबंधित है जो ट्रकों व लंबे स्थानों के रेलवे कार में लगाया जाता है। ये परिवहन वाला हो गया, जो ट्रेन वगैरह में आपका होता है। वातानुकूलन एयर कंडीशनिंग, यह किसी स्थान पर वायु की दशा से संबंधित होता है। यह किसी स्थान पर तापमान के नियंत्रण के साथ साथ उस स्थान की आर्द्रता, वायु गति, वायु का फिल्ट्रेशन व उसकी क्लीनिंग का भी नियंत्रण करता है। इसके दो उपयोग हैं। हमने एयर कंडीशनिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी है। पहला आपका क्या, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, जिससे हमको आरामदायक फील हो, जो हम लोग अपने घरों वगैरह में यूज करते हैं, वो कंफर्ट वाला होता है। इसमें हवा की दशा को इस प्रकार से नियंत्रित कर किया था कि मानव को आराम पहुंचा सके। इसमें घरों, होटलों, रिटेल स्टोर, सार्वजनिक भवनों, कारखानों, बसों, मोटरों, हवाई जहाज, समुद्री जहाजों इत्यादि में सुखदायी वातानुकूलन के लिए, मतलब इसका मेन पर्पज ये होता है कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है उसको कंफर्ट फील हो, तो वो आपका होता है कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। इंडस्ट्रियल में क्या होगा, यदि वातानुकूलन का उपयोग विशेष रूप से मानव के सुख के लिए न कर वस्तुतः किसी औद्योगिक उपयोग के उद्देश्य किया गया है, तो यह औद्योगिक वातानुकूलन कहलाता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। इंडस्ट्रियल में क्या आएगा आपका, आपका हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल की नमी का नियंत्रण करना। जो हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल होंगे उसकी नमी का नियंत्रण करना, क्योंकि उसमें भी नमी ज़्यादा कम न होने पाए, नहीं तो वो हमारी मटेरियल क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का अधिग्रहण, विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का अधिनियंत्रण करना और साफ व छनी हुई वायु मशीनों को बिना किसी त्रुटि के प्रदान करना तथा परिशुद्ध वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। अगला आपका है, अगला आपका है प्रशीतन का रासायनिक प्रक्रियाओं में उपयोग, यूज ऑफ रेफ्रिजरेशन इन केमिकल प्रोसेसिंग। इसे रासायनिक उद्योग में प्रशीतन का बहुत महत्व है। तो बहुत सी रासायनिक प्रक्रियाएं ऐसी होती है जो कि प्रशीतन की उपस्थिति में ही हो सकती है, जो रेफ्रिजरेशन की उपस्थिति में ही हो सकती हैं या जल्दी हो जाती हैं। जैसे गैसों का द्रवण, कोई गैस है उसको लिक्विड फेज में कन्वर्ट करना हो, गैसों का हटाना हो कहीं पे, तेल शोधन में कहीं गैस है उसको हम लोग लिक्विड फेज में कन्वर्ट करके उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। तेल से मोम को हटाने के लिए, तेल है उसमें मोम है, उसको ठंडा कर देंगे, मोम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा के लिए। विभिन्न स्तरों पर तेल की चिलिंग करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए की जाती है। इसी प्रकार रबड़ उद्योग में इसका उपयोग होता है। इसमें वायु का विमीकरण तथा निरार्द्रीकरण होता है। इसका निम्न दाब पर संग्रह करने में उपयोग होता है। प्रक्रिया शीतलन में प्रतिक्रिया की ऊष्मा को हटाने, परिरक्षण शीतलन को नियंत्रण करने में भी उपयोग होता है। मतलब ये हिंदी थोड़ी सी टिपिकल है, हिंदी थोड़ी सी टिपिकल है। मैंने आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोसेसेज वगैरह होते हैं जहाँ पे ठंडा करने की आवश्यकता होती है। ठंडा करने से कोई रासायनिक प्रक्रिया है, उत्प्रेरण कैटालिस्ट का भी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए काम कर जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हम लोग रेफ्रिजरेंट का उपयोग करते हैं। अगला मेडिकल में उपयोग है। बहुत सी ऐसी दवाएं होती हैं जिनको कम टेम्परेचर पे रखना जरूरी होता है, नहीं तो दवाई खराब हो जाएंगी। तो दवाओं के उत्पादन व रखरखाव में प्रशीतन का उपयोग होता है। प्रशीतन के कारण मानव रक्त तथा आंखों को सुरक्षित रखा जा सकता है। सर्जरी कार्य में प्रशीतन का उपयोग होता है। अगला रॉकेट ईंधन का उत्पादन। देखिए रॉकेट ईंधन का उत्पादन, जैसे हम सिंपली अगर बात करें, आजकल हाइड्रोजन का यूज हम लोग कर रहे हैं। रॉकेट की लॉन्चिंग में हाइड्रोजन किस फेज में रहता है, गैसियस फेज में रहता है।
और गैसियस फेज में रहेगा, बहुत हल्का होगा तो बहुत ज़्यादा जगह लेगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको लिक्विडिफाई करके हाइड्रोजन H2 गैस को जो है हम लोग जो है लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या होगा, कम जगह ले लेगा। और जो रॉकेट होता है, जैसे हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, वायुमंडल होता है, ये अर्थ है, इसके चारों ओर क्या एटमॉस्फियर है, इसके चारों ओर एटमॉस्फियर है। अब इसी के अंदर कोई जो प्लेन हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ते हैं ना, इसे एटमॉस्फियर वायुमंडल के अंदर ही हमारे उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पेट्रोल है, उसके पास फ्यूल है। जो हमारा एरोप्लेन है उसके पास क्या है, फ्यूल है। और फ्यूल को बर्न होने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। कोई भी फ्यूल है वो एयर के साथ, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, फ्यूल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कहाँ पे मिलता है, एयर में मिलता है। इसी नाते जो भी जहाज वगैरह उड़ते हैं इसी वायुमंडल के अंदर ही उड़ते हैं, क्योंकि उसको जलने के लिए, फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। लेकिन जो रॉकेट है वो हमारे वायुमंडल से अंतरिक्ष में जाता है ना, एक तरीके से। जो भी हमारे उपग्रह वगैरह होते ले जाने के लिए, या किसी दूसरे ग्रह पे जा रहे हैं, वहाँ पे जैसे कोई चंद्रमा पे जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, विजिट कर रहा है, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे पहुँचने के लिए वायुमंडल से बाहर जाना पड़ेगा। तो केवल फ्यूल अगर लेकर के जाएगा, हाइड्रोजन लेकर के जाएगा, अपने आप थोड़ी जलेगा, क्योंकि इसको जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन को भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस को भी क्या करेंगे, लिक्विड फेज में कन्वर्ट करेंगे। तो लिक्विड फेज में हाइड्रोजन लेके जाएंगे, लिक्विड फेज में हम लोग ऑक्सीजन लेकर के जाएंगे, तो कम स्पेस में ज़्यादा आपका फ्यूल या ऑक्सीजन आ जाएगा। तो वहाँ पे भी हम लोग जो है रेफ्रिजरेशन के माध्यम से ही इसको ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। तो रॉकेट ईंधन का उत्पादन करने में, मतलब हाइड्रोजन गैस को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपके होंगे। कंप्यूटर कार्य करने के लिए, कंप्यूटर कार्य में भी हम लोग यूज करते हैं। कंप्यूटर कार्य अगर गर्म स्थान पे करेंगे तो कंप्यूटर जल्दी खराब हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। औद्योगिक कार्य के लिए हवा का ट्रीटमेंट, एयर ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग करते हैं। फोटोग्राफिक पदार्थों के उत्पादन के लिए भी करते हैं। और एक समय में कई प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग है, तो कई प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग निकालने के लिए भी हम लोग जो है रेफ्रिजरेशन का उपयोग करते हैं। तो मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन और एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन इतना आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप एग्जाम में बड़े आराम से बना करके लिख सकते हैं। तो पहला चैप्टर का थियोरेटिकल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट भी कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन इस चैप्टर का खत्म हो गया है, तो कह सकते हैं हमारा पहला चैप्टर जो एंड हो गया न्यूमेरिकल, लेकिन हम लोग इस चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।